Unacademy. Let's crack it. So let me share my screen. ठीक है, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्लास मतलब सेशन स्टार्ट करने से पहले. माय नेम इज दीपक गौर. आई एम कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बीएचयू. और इस I was active competitive programmer during my college days. Nowadays, I am not participating actively in the contest, but I am more into the teaching field. So yes, I am ACM ICBC World Finalist. तो इस साल हमारी टीम ICBC World Finalist में क्वालिफाई हुई थी. तो ये एक काइंड ऑफ मेन अचीवमेंट है, तुम बोल सकते हो. उसके अलावा भी इससे अच्छा सेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें ज्यादा मजा आएगा शायद तुम्हें. ओके, लेट मी शेयर माई स्क्रीन. तो कितने लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है, द आईपैड स्क्रीन? अच्छा ठीक है. तो मैं बेसिकली थीम क्या रखेगी, धीमे धीमे मैं एक एक करके जो डाउट्स होते हैं तुम्हारे मन में उनको उठाऊंगा और देन उस पर हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे ताकि तुम्हारे मन में एक अच्छी सी क्लियरिटी आए कि क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या तुम अवॉइड कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, बेसिकली डूज एंड डोंट. तो सबसे जो हॉट टॉपिक है मैं उसे उठाऊंगा सबसे पहले, जो कि मोस्ट ऑफ द फर्स्ट और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है, सीजीपीए या फिर सीपीआई को लेके. सीजीपीए या फिर कहीं कहीं पे सीपीआई बोलते हैं, या फिर एसपीआई सेमेस्टर परफॉर्मेंस इंडेक्स, और सीपीआई तुम्हारी जो ग्रेड्स हैं उससे लेके. तो तुम लोगों ने लाइक फर्स्ट जो अभी कॉलेज में एंटर कर रहे हो उन लोगों ने काफी अपने सीनियर्स वगैरह से पूछा होगा कि सर सीपीआई वगैरह का क्या सीन रहता है, कितना क्या इम्पैक्ट रहता है इसका हमारे कॉलेज के लेट से प्लेसमेंट्स में, लेट से इंटर्नशिप्स में, या लेट से हम दूसरी चीजें ट्राई करते हैं उनमें कितना क्या इम्पैक्ट रहता है इसका. तो कुछ कुछ चीजें मैं उसमें बताना चाहूंगा कि बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस सीपीआई डज मैटर. सीपीआई और सीजीपीए डज मैटर. तो ऐसा है कि अगर तुम्हारा खराब सीपीआई है तो मे बी तुम्हारे पास कुछ एडिशनल चीजें हैं, लाइक उस सीपीआई को गेन करने के टाइम में तुमने एडिशनल अपनी स्किल्स डेवलप की है कुछ की, जिसकी वजह से तुम्हारे वो सीपीआई का कम होना तुम्हें उतना हार्म नहीं कर पा रहा है. मे बी तुम्हें हार्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन अच्छा सीपीआई तुम्हें कभी हार्म नहीं करेगा. बेकार सीपीआई में भी तुम्हें हार्म ना कर पाए, तुम कवर कर लो अपने आप को, लेकिन एक अच्छा सीपीआई कभी तुम्हें हार्म नहीं करेगा. तो जो भी लोग फर्स्ट और सेकंड ईयर में जा रहे हैं, आई विल सजेस्ट देम कि एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट के ऊपर अपना सीपीआई मेंटेन करके रखें हमेशा, क्योंकि अदरवाइज तुम क्या होगा, जब भी तुम इंटर्नशिप वगैरह में बैठोगे तुम देखोगे कि तुम्हारे कॉलेजेस में काफी लोग होंगे, जो कंपनीज आती हैं वो लेट से जो कंपनीज आती हैं वो लेट से 2 लोगों को ले जाना चाहती हैं, 3 लोगों को ले जाना चाहती हैं, 4 लोगों को ले जाना चाहती हैं. तो एक साथ वो 4 लोगों को लेने के लिए वो 40 लोगों का इंटरव्यू नहीं ले सकती हैं, तो पहले से उन्हें कुछ कुछ बार रखना होता है. तो दे विल डेफिनेटली पुट अ बार ऑन सीपीआई. मे बी एक बार तुम उस बार को क्रॉस करो देन वो मैटर ना करे, बट कई बार ऐसा होगा तुम उस बार को क्रॉस नहीं कर पा रहे हो. अगर उस बार को भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे पास काफी प्रेशर में होगे तुम, प्लस काफी ऑप्शंस बंद कर सकते हैं. जैसे कि मैं अपना बताऊं, मेरा सीपीआई माई सीपीआई इज 7.8 और मेरे 2 सेमेस्टर में बैकलॉग्स थी ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज. तो इसकी वजह से ऑल्दो ये चीज मुझे इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन कई सारे लोग थे जिनको अफेक्ट किया है इसने काफी ज्यादा. तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि पहली चीज जो मिस्टेक करते हैं जो लोग आते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है सीपीआई से इतना ज्यादा मैटर नहीं करता. हाँ, अगर तुम बहुत ज्यादा सीपीआई के बारे में सोच रहे हो और केवल सीपीआई सीपीआई की वजह से सोचने के चक्कर में तुम बाकी की कोई भी स्किल गेन नहीं कर रहे हो, तुम कोडिंग वगैरह भी नहीं कर रहे हो बिल्कुल, या तुम और किसी फील्ड में जाना चाहते हो वो भी नहीं कर रहे हो, दैट्स वेरी हार्मफुल. बट अगर मिनिमम एफर्ट्स में या कुछ एक लाइक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स में लगा के तुम एक इतना सीपीआई ला के मेंटेन कर सकते हो जिससे तुम बाद में प्रेशर वाली कंडीशन में ना रहो, तो दैट्स लाइक चेरी ऑन द टॉप. लाइक तुम्हारी स्किल्स के ऊपर तुम्हारा सीपीआई है तो तुम उसको बोल सकते हो कि काफी अच्छा इंप्रेशन डालता है. प्लस जैसे राइट नाउ अभी मैं सोच रहा हूँ कि मे बी स्टूडेंट वाला फेज मेरा काफी अच्छा था, मुझे मास्टर्स वगैरह करनी चाहिए, मैं दोबारा से कॉलेज लाइफ एक बार जीना चाहता हूँ. कोविड ने अचानक से खत्म कर दी जो कि नहीं करनी चाहिए थी. तो मैं मास्टर की सोच रहा हूँ. तुम्हें पता है मेरा 7.8 की वजह से जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं मास्टर्स के लिए, टॉप 10 कॉलेजेस हैं वो मेरी लिस्ट में ही नहीं है अभी. लाइक मेरी टारगेट लिस्ट में नहीं है वो, मैं उन्हें टारगेट नहीं कर सकता, नो मैटर मेरा कितना अच्छा सीपीआई हो, मतलब मैं मेरी कितने अच्छा बैकग्राउंड हो या मैं कुछ करके जाऊं, मैं टारगेट ही नहीं कर पा रहा हूँ अभी उनमें. तो दैट्स अ लॉस राइट. तो लॉन्ग टर्म लॉसेस भी हैं. तो सीपीआई डज मैटर. इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा टाइम सीपीआई पे लगा दोगे, बट अगेन जो फर्स्ट मिस्टेक लोग करते हैं लाइक जाके कि हाँ सीपीआई मैटर नहीं करता या वो, तो एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट में बनाना रखना है. अब कुछ लोगों ने पूछा कि वो एक बार क्या है, तो आई विल से दैट कंप्लीटली वेदर इट्स डिपेंड ऑन द नॉर्मलाइजेशन ऑफ योर कॉलेज, बट इफ इट्स लाइक above 8 or 8.5 then it's good.
इट्स नॉट लाइक कि अब तुम्हें 9.8 पे ही जाके रुकना है, उसके चक्कर में तुम बाकी कुछ चीजें नहीं कर रहे हो, तो ये मत करना। तो ये चीज इस चीज से लाइक कितने लोगों को लाइक कितने लोगों के मन में डाउट था ये कि हाँ सीपीआई वगैरह कैसे क्या इम्पैक्ट करता है। तो हाँ 8 और 8.5, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, थर्ड ईयर में मेरे कॉलेज में टावर रिसर्च कैपिटल, अगर तुम लोगों ने नाम सुना हो तो वो लाइक हॉट फेवरेट कंपनी थी हमारे कॉलेज में जो आई थी। तो उसने जनरली वो कंपनी जो थी वो लाइक बाहर ही रख देती थी, टॉप 5 या टॉप 10 सीपीआई वाले लोगों के ही इंटरव्यू लेंगे, एक बार वो बाहर रखने के बाद फिर मैटर नहीं करता। तो आई वॉज नॉट इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट। बट उस ईयर एक एक्सेप्शन था, उन्होंने बोला था लाइक हमारी कोड फोर्सेस और कोड शेफ की रेटिंग के बाद में टॉप 10 सीपीआई प्लस टॉप 5 यहाँ से, टॉप 5 यहाँ से, टॉप 5 कोड फोर्सेस कोड शेफ की प्रोफाइल की रेटिंग के बेसिस पे इन 15 लोगों के इंटरव्यू लेंगे। एंड आई वॉज सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेकंड क्राइटेरिया, जो कि उस साल से इंट्रोड्यूस किया था उन लोगों ने, पता नहीं क्यों। एंड आफ्टर और मजे की बात ये थी कि जो फाइनली 2 लोग सिलेक्ट हुए थे वो दोनों इन्हीं कैटेगरी में से थे। लेकिन ठीक है, यहाँ पे हम लाइक लेट से मेरे साल में कुछ एक्सेप्शन था, बट मे बी अगर नहीं होता तो आई वॉज नॉट इवन लाइक, अभी वो 2 लोग यहाँ से निकल के आके इंटर्नशिप लेके गए हैं, इसका मतलब वो कैपेबल तो थे इंटरव्यू क्रैक करने के, राइट। वो 2 लोग इस कैटेगरी से आके इंटरव्यू निकाल के गए हैं, मतलब वो कैपेबल थे इंटरव्यू निकालने के, बट अगर क्राइटेरिया नहीं आता तो वो शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होते। तो ये लॉस था, उन लोगों का लॉस होता, उन्हें हमेशा से ऐसा लगता है कि वो मे भी इंटरव्यू निकाल ही नहीं पाते, बट वो कैपेबल थे। तो आई होप दिस थिंग इज नाउ क्लियर टू यू दैट यू कैन गिव सम टाइम हियर। ओके, सेकंड मिस्टेक जो लोग करते हैं, अच्छा कितने लोग ऐसे होंगे जो सेकंड ईयर में, तो ऑनेस्टली उनमें से कितने लोगों ने ऐसा किया है कि आई विल कम टू दैट आकाश। अभी मैं बस बता रहा हूँ कॉमन मिस्टेक, देन वी विल ट्राई टू कम ओवर हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो सेकंड पॉइंट पे आओ, तो कितने लोग ऐसे होंगे जो लोग अभी सेकंड ईयर में और जिन्होंने अपना फर्स्ट ईयर जस्ट लास्ट नाइट स्टडी से निकाला है। इवन जो सेकंड ईयर में वो तो अभी लाइक 2020 बैच या मैं बोलूँ कोविड बैच से हैं, कुछ लोग उन्होंने एक सेमेस्टर तो पूरा कोविड में निकाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली कितने लोगों ने ऐसा है जो लास्ट नाइट स्टडी से ही निकाला है, या फिर बस इतना इनफ कि वो एक डिसेंट मतलब सीपीआई मेंटेन करके लेके बस निकल लें, उसके बाद एक बार एग्जाम हो गया तो अगर मैं उनसे सेम चीज सेम एग्जाम का भी दोबारा पूछ लूं तो वो नहीं बता पाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह से उन्होंने निकाला है एक सेमेस्टर या एक साल अपना। तो जितने लोगों ने भी ये किया है, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट देम टू नॉट टू डू दिस। तुम्हें पता है एक बेकार इन्वेस्ट ये, तुम लोगों को लगता है कि एक नाइट के इन्वेस्टमेंट में अगर हम डिसेंट सीपीआई ला रहे हैं तो ये काफी सही चीज है, बट इट्स वेरी वेरी बैड इन्वेस्टमेंट। अगर तुम इस एक नाइट में तुमने तुमने लाइक लाइक इसको मैं रोट लर्निंग भी बोलूंगा, अगर अगर मैं इसको रोट लर्निंग बोलूं, जो कि तुम एक नाइट में तुमने निकाल के पढ़ा था क्योंकि तुमने उतना डिसेंट लेवल पे तो नहीं गए होगे। तो अगर तुमने इवन अगर तुमने एक नाइट या फिर तुमने लेट से एक वीक दिया है, अगर तुमने एक वीक दिया है और एक वीक देने के बाद तुम्हारा नेट गेन जीरो है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, तो दैट्स अ वेरी बैड इन्वेस्टमेंट। तुम्हें नहीं लगता तुमने अपना एक वीक बर्बाद किया है? इवन तुम सीपीआई डिसेंट है, इससे अच्छा अगर तुम 2 वीक देते, इससे अच्छा तुम 2 वीक देते और उसमें एटलीस्ट कुछ गेन करके तो निकलते नॉलेज में, तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था एज कम्पेयर टू तुमने एक वीक दिया है और तुम जीरो गेन करके निकले हो वहां से। इजंट इट? कितने लोगों को लगता है कि एक वीक में जीरो गेन प्लस 2 या 3 वीक देके थोड़ा बहुत गेन करके निकलना, 2 या 3, वो ज्यादा कम खराब इन्वेस्टमेंट है, या फिर बोलूं अच्छा इन्वेस्टमेंट है? तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं तुम लोगों से, क्योंकि जो तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स है, जो लोग सीएस में है, मैं उन लोगों के लिए स्पेशली उन लोगों के लिए टारगेटेड चीज है। ये मैंने बहुत ये मिस्टेक मैंने स्टार्टिंग के 5 या 6 सेमेस्टर की है, और उसका नुकसान मैं अभी तक झेल रहा हूँ, इसीलिए मैं पर्सनली ये चीज तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। तो एक चीज जो चीज तुम देखोगे कि तुम्हारे जो कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, तुम्हारा सब्जेक्ट हुआ कंप्यूटर नेटवर्क्स हुआ, तुम्हारा सब्जेक्ट हुआ लेट से कंप्यूटर विजन हो गया तुम्हारा, या फिर तुमने कुछ डीबीएमएस तुम्हारा हो गया, ये काफी मेजर मेजर सब्जेक्ट्स हैं। ये सब्जेक्ट तुम्हें लगता है कि रिसेंटली तुम्हारे काम नहीं आएंगे, बट डेफिनेटली आगे चल के तुम जब जॉब ज्वाइन करोगे या तुम इवन तुम इंटरव्यूज के लास्ट लास्ट फेज में निकलोगे, दे विल डेफिनेटली कम वेरी हैंडी टू यू। और वहां पे अगर तुम सोचो काम के साथ साथ तुम सीखोगे, तो बहुत मुश्किल होता है। इवन एक 6 महीने में तुम जो चीज जिस चीज को सीखने के लिए तुम्हें 6 मंथ्स मिल रहे हैं,
उसको बाद में तुम 1 या 2 वीक देके सीखना चाहोगे तो तुम उस लेवल तक नहीं जा सकते, क्योंकि तुम धीमे-धीमे मिड सेम, एंड सेम करके सीख सकते हो। तो अगर तुम लास्ट नाइट स्टडी कर रहे हो, तो ठीक है, तुम बाकी की जगह टाइम दे रहे हो अपना, ठीक है, अगर वो तुम्हें लगता है अच्छा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, बट एटलीस्ट कोर सीएस के जो तुम्हारे सब्जेक्ट हैं, उनको लास्ट नाइट स्टडी देके मत करो। क्या होगा, मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या होता था। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, बहुत इंटरव्यूज दिए हैं, एंड मैंने 5 इंटर्नशिप्स की हैं। तो सोचो 5 तो मैंने इंटर्नशिप्स की हैं, तो लाइक सिलेक्ट कितने में हुआ होगा और इंटरव्यूज कितनों के दिए होंगे। तो उसके बाद भी जब भी लास्ट राउंड आता था जिसमें वो सीएस फंडामेंटल्स पूछते थे, तो मैं हमेशा डरा हुआ रहता था उस राउंड से। डीएसएल को के राउंड में मैं आराम से लाइक कॉन्फिडेंटली जाता था कि कुछ भी पूछो मैं बता दूंगा, इंटर्नशिप लेवल का अगर तुम पूछो तो। लेकिन मैं सीएस फंडामेंटल में हमेशा जो कॉन्फिडेंस कम रहता है ना तुम्हारा, कि तुम अवॉइड करते हो, अगर तुम्हारी ब्रांच के टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं तुम अवॉइड करोगे, तो वो नहीं आएगा। प्लस मुझे हमेशा लास्ट मिनट नोट्स पढ़ने पड़ते थे। लास्ट मिनट नोट्स हमेशा मैं जाता था, मैं सेम लास्ट मिनट नोट्स पढ़ता था कि ठीक है ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है, और प्रे करता था कि उसमें से कुछ पूछ ले भगवान, या कुछ ज्यादा दूर का ना पूछे और मैं बता दूं, इस तरह से निकल लूं। तो समझ रहे हो, ये चीज तुम्हें ना फेस करनी पड़े, इसलिए कोर सीएस फंडामेंटल जब सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, उसी टाइम पे अगर थोड़ा सा और टाइम देके अच्छे से पढ़ लिया, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं, अगर उसी टाइम पे तुमने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिया तो तुम्हें बार बार लास्ट मिनट नोट्स नहीं देखने पड़ेंगे, या फिर एक बार थोड़ा सा देख के तुम कॉन्फिडेंट हो सकते हो इस चीज में। तो ये चीज कितने लोगों को क्लियर हुई कि लास्ट मिनट जो लर्निंग है जिसमें हम प्राउड फील करते हैं, मैं बहुत प्राउड फील करता था कि यार ये जो कॉलेज के मेरे बाकी दोस्त हैं पूरा सेमेस्टर पढ़ के 9 ला रहे हैं, एक रात पढ़ के 7.5 तो मैं भी ला रहा हूँ यार, तो ये तो ठीक है। तो अब मुझे पता चला कि वो एक रात पढ़ के 7.5 के कितने लॉसेस में अब झेल रहा हूँ। तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू टू नॉट टू डू दिस। तो ये चीज कितने लोगों को लगता है कि वो लोग फॉलो करेंगे या हेल्पफुल है जो मैंने बताया? ओके, ठीक है। थर्ड चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, थर्ड चीज, अच्छा ये तुम्हें लगेगा कि मे बी मैं, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी पढ़ाता हूँ तो इसीलिए ये चीज तुम्हें बता रहा हूँ, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये पूरा सेशन जो है वो मैं एक लाइक सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन तुम इसे समझ सकते हो, मैं अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस पे बता रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक कि जस्ट बिकॉज मैं सीपी पढ़ाता हूँ तो मैं बोलूंगा कि तुम सीपी कर लो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो थर्ड चीज जो मैं बोलूँ, डीएसए। See, there are lots and lots of things in computer science. तुम मशीन लर्निंग कर सकते हो, तुम कंप्यूटर लाइक एनएलपी वगैरह साइड जा सकते हो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तुम क्रिप्टोग्राफी वगैरह साइड जा सकते हो, तुम वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, तुम गूगल समर ऑफ कोड वगैरह ट्राई कर सकते हो, तुम कुछ भी ट्राई करो। एट द एंड, इफ यू वांट कि ये सारी चीजें भी तुम स्मूथली सोच पाओ, तुम सीएस में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, तो तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स करने ही पड़ेंगे। अगर तुम अपनी मर्जी से देखो, कई लोगों का ऐसा होता है, वो सोचते हैं कि हम कैसे भी करके लाइक एक एक सेकंड रूट अगर हमें मिल जाए, कुछ बाईपास हम कर सकें उसे, तो बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन एट द एंड तुम्हें उस पाथ से होके गुजरना ही पड़ेगा। अब वो पाथ से होकर तुम कैसे गुजर रहे हो वो तुम पे डिपेंड करता है। तुम टेंशन में आके इंटरव्यू के 3 दिन पहले, या फिर इंटरव्यू के 3 दिन पहले टेंशन में आके पूरा जीएफजी खोल के उसे अच्छे से एक एक क्वेश्चन, लास्ट मतलब प्रीवियस इंटरव्यूज आज प्रॉब्लम उनको याद टाइप कर रहे हो, या उन्हें कर रहे हो, इस तरह से कर रहे हो, या फिर तुम स्मूथली धीमे धीमे कर करके इतना लेवल कर पा रहे हो कि आखिरी में तुम्हें स्ट्रेस ना लेना पड़े, तुम्हें टेंशन ना लेना पड़े और चीजें स्मूथली आ जाए। तो ये तुम्हारे ऊपर चॉइस है, तुम कैसे करना चाहो। तो डीएसए से मतलब ये चीज मैं तुम्हें पर्सनल बता रहा हूँ, डीएसए से तुम डीएसए को बाईपास नहीं कर सकते। तुम किसी भी फील्ड में जाओ, तुम्हें बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की नॉलेज होनी चाहिए, वो तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी भी बढ़ाते हैं। यही कारण है कि नो मैटर कंपनी किस पर्टिकुलर फील्ड में काम करती हो, लाइक तुम देखोगे कि 2 कंपनीज है जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों की इंटरव्यू प्रोसेस के आगे के 4 राउंड सेम है, क्योंकि ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो तुम्हें लगेंगी। तो ये डेफिनेटली तुम इसको बाईपास नहीं कर सकते। तो इफ यू आर नॉट डूइंग दिस, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि एक पर्टिकुलर लेवल तक तो करो, उसके बाद तुम चीजें ट्राई कर सकते हो। मैंने अपने सेकंड सेमेस्टर के बाद क्रिप्टोग्राफी ट्राई की थी, मुझे मैथ्स पसंद था, मैंने क्रिप्टोग्राफी ट्राई की थी। अब हाँ, ये बात अलग है कि थोड़े टाइम बाद जाके फिर वो मेरे से नहीं हुई तो मैंने ड्रॉप कर दिया था उसे। मैंने वेब डेवलपमेंट भी ट्राई किया था, मैंने वेब डेव ट्राई किया था, मैंने वेब डेव इंटर्न के टाइम पे ट्राई किया था, तुम भी ट्राई कर सकते हो। वो फोर्थ पॉइंट में उसी पे आ रहा था वैसे। तो थर्ड थिंग इज कि धीमे धीमे अपना इंटरेस्ट बनाओ, चीजें करो, और एक डिसेंट लेवल तक तो करो। अब एक डिसेंट लेवल क्या होता है, एट लीस्ट 4 प्लस
4 प्लस स्टार, 4 प्लस मीन्स एटलीस्ट 4 और 5 के करीब आके 4 प्लस स्टार ऑन कोड शेफ, या फिर मैं बोलूं 1700 प्लस ऑन कोड फोर्सेस। मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर तुमने इस लेवल तक, अगर तुमने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर बोलूं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स कर रखे हैं, तो तुम जब लास्ट मिनट में भी जो हसल होगी ना तुम्हारी, वो बहुत स्मूथ हो जाएगी। मैं बताता हूँ, जब मैं अपने इंटर्नशिप के लिए बैठ रहा था, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का टॉपिक था, जो बहुत फेमस चीज है, शायद अभी तुम, मैं बताऊंगा डिटेल में। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का टॉपिक था, तो बच्चों के मन में डर रहता है काफी, लोगों ने 3-3 2-2 महीने दिए थे इस टॉपिक को ही। मैं और मेरा टीममेट था, हम दोनों लोग बैठे थे गीक्स फॉर गीक्स पे। हमने सोचा था कि वैसे तो हम कर ही देंगे, बट एक बार क्लासिकल प्रॉब्लम देख ही लेते हैं, दिखी हुई आ गई तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, हर कोई सोचता है। तो हमने सोचा, और हमने 57 कुछ प्रॉब्लम्स थे गीक्स फॉर गीक्स पे, डीपी के, अब शायद बढ़ गए हो उस टाइम पे। हम लोगों ने 3 से लेके 4 आवर्स में ये सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए थे। लाइक वी वर स्क्रॉलिंग द पेज, हमने पेज स्क्रॉल करते जा रहे थे हम, और देखते जा रहे थे, क्वेश्चन पढ़ा, दोनों ने 2 मिनट सोचा, सॉल्यूशन बताया एक दूसरे को, और आगे बढ़ गए। कोड एक बार देख लिया कि हाँ हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसे। तो सोच रहे हो, जिस चीज को हमने 3 से 4 घंटे में किया था, क्योंकि उस टाइम पे हमारी लाइक 1900 2000 लेवल पे थे। लेकिन अगर इवन इफ यू आर एट 1700 प्लस लेवल एट कोड फोर्सेस, और 4 स्टार और 5 स्टार एट कोड शेफ, देन यू कैन डू दिस थिंग इन इंटायर थिंग इन 1 और 2 डेज। जिन चीजों को करने में लोगों को एक एक महीना लगा था, और जो लोग कॉपी पेन पे कोड लिख लिख के देख रहे थे। तो ये चीज लाइक कितने लोगों को लगा कि वो लाइक इसको फॉलो करेंगे, कि इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग एल्स, देन एटलीस्ट एक डिसेंट लेवल पे आके फिर तुम दूसरी चीज एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर तुम इवेंचुअली कभी कभी बीच बीच में टच बनाए रहने के लिए कर सकते हो, बट एटलीस्ट एक डिसेंट लेवल पे रहोगे तो बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, दूसरी चीजों में भी तुम मन लगा के कर पाओगे। अदरवाइज दूसरी चीज भी कर रहे होगे तो तुम्हारे मन में रहेगा कि यार वो तो कर ही लेता हूँ, फर्स्ट सेकंड राउंड तो उसी के होने वाले हैं। तो ये चीज कितने लोगों को हेल्पफुल हुई, ये चीज वो फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज अगर ठीक ठाक हुई, तो फोर्थ पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट तो वैसे मैं बता देता हूँ, अब ये शायद तुम लोगों को पता भी हो। जैसे मैंने सीपीआई डज मैटर बोला था ना, तो पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पीयर ग्रुप भी ऑल्सो लिख देता हूँ, डज मैटर। अब पीयर ग्रुप वाला पॉइंट मैं केवल और केवल इसलिए बोल रहा हूँ कि कई सारे तुम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होगी। ये प्रॉब्लम लकीली मेरे साथ नहीं थी, मेरा पीयर ग्रुप बहुत एक्टिव था। देवर सो मच एक्टिव कि अगर मैं 4 दिन कुछ ना करूं तो मैं शर्म के मारे 5वें दिन कुछ चीजें करने लगूंगा। मेरा पीयर ग्रुप ऐसा था। मुझे अपने अंदर से खराब लगेगा कि यार मैं इतना ज्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकता। मेरे बाकी के लोग कुछ कुछ कर रहे हैं, 4 दिन पहले कहाँ सेम थे, अब 4 दिन बाद वो धीमे धीमे, इट्स नॉट लाइक हेल्दी कंपटीशन था। तो मेरे लकीली मेरे साथ ये चीज थी, बट तुम में से कई सारे लोग ये चीज लैक करते होगे। कितने लोगों जिनको ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, तो उनका भी मन नहीं होता कुछ करने का? कितने लोग हो ऐसे जिनको लगता है कि अगर उनके आसपास भी सारे लोग एक्टिवली चीजें कर रहे होते तो मे बी सॉफ्ट इन्फ्लुएंस से वो चीजें करने लगते? राइट, सॉफ्ट इन्फ्लुएंस से हम चीजें करने लगते हैं। मैं भी जैसे अभी रिसेंटली मैंने लाइक पर्सनल एग्जांपल दूं, तो मैंने जिम जाना स्टार्ट किया है, तो क्योंकि मेरे एक दो दोस्त हैं तो मैं उठ जाता हूँ सुबह, अदरवाइज नहीं उठ सकता था। मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं नहीं उठ सकता था सुबह जल्दी। तो पीयर ग्रुप डज मैटर। अब पीयर ग्रुप मैटर करता है, तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे जो एग्जिस्टिंग दोस्त हैं, ठीक है, उनको तुम छोड़, इस लेक्चर के बाद तुम बोलो कि नहीं यार, वी कांट बी फ्रेंड्स एनीमोर, या फिर तुम भी कुछ करो मैं भी कुछ करूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। बट कम्युनिटी में एक्टिव रहो। कम्युनिटी में एक्टिव रहने का मतलब क्या है? इवन इफ यू आर डूइंग, लेट्स से डेवलपमेंट कर रहे हो, तो कम्युनिटी में एक्टिव रहो, चीजें देखो, मतलब लोगों से बात करो, जो सेम इंटरेस्ट वाले लोग हैं उनसे बात करो, देखो कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, कि क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम मिस कर रहे हो, अदरवाइज तुम अच्छे से कर सकते हो वो चीजें। इवन कॉमन लोग तुम्हें नहीं मिल रहे हैं, ग्रुप तुम्हारे पास नहीं आएगा, आ रहा है अगर, तो तुम ग्रुप के पास जाओ। तो पीयर ग्रुप डज मैटर से मेरा क्या मतलब है? अपने आसपास माहौल बनाओ, लाइक इन्वायरमेंट क्रिएट करो अपने आसपास, कि तुम्हें ऐसा लगे कि लोग भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं तुम फोर्सफुली उनसे करवा रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट। आ ये चीज बहुत अच्छी है कि जब मैं कॉलेज में था, तो जैसे मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात करूं, मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करता था, तो उसका जो एक पीयर ग्रुप था वो बहुत अच्छा डेवलप नहीं था।
उस टाइम पे इतने ज्यादा एक्टिव लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे कॉन्टेस्ट में, इतने ज्यादा लोग इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था जितना अभी है। उस टाइम पे कोड फोर्सेस पे 3 से लेके 4 के पार्टिसिपेंट्स आते थे एक राउंड में। अभी मैंने रिसेंटली कुछ दिनों पहले देखा तो 30 के से लेके 40 के पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्टर किया था। तो इट वाज लाइक शॉकिंग टू मी कि 10 टाइम्स कैसे हो गया विद इन लाइक 3-4 ईयर्स। तो अभी कम्युनिटी काफी अच्छी है। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम्हारा कॉलेज तुम्हें लिमिट कर रहा है, देन यू आर नॉट ट्राइंग। कॉलेज के बाहर दोस्त बनाओ, सेम ग्रुप के। देखो मेरी फ्रेंड लिस्ट जो कोड फोर्सेस या कोडशेफ की फ्रेंड लिस्ट है, उसमें बहुत सारे लोग एडेड है, और उनसे मेरी एक्टिवली बात होती है। इवन लाइक व्हाट्सएप पे बात होती रहती है, हमारे फेसबुक ग्रुप्स में है बहुत सारे जिन पे हम बात करते रहते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करते रहते हैं। तो कॉन्टेस्ट के बाद वाला जो डिस्कशन था वो हमें मोटिवेट करता था कॉन्टेस्ट देने के लिए। तो हम क्या करते थे कॉन्टेस्ट के बाद हम बोलते थे कि हाँ अब कॉन्टेस्ट हो गया है, कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया तो मैं डिस्कस करूंगा। तो कई बार उस डिस्कशन में लेफ्ट आउट फील ना करें, इसलिए हम जबरदस्ती कॉन्टेस्ट देते थे मन ना होने पे भी। तो इन्वायरमेंट क्रिएट करो, दूसरे लोगों से बात करो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, सेम लेवल के लोग देखो, सेम मतलब गोल टारगेट लगाओ, और कुछ डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के लोगों से कांटेक्ट में रहो। कुछ चीजें नहीं आ रही हैं, हेल्प लो दूसरों की, दे विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। मैं भी कई सारे लोगों से चीजें पूछते रहता था, ऐसा नहीं इरिटेट हो जाते हैं वो लोग, नहीं, अगर तुम हाँ डिस्टर्ब कर रहे हो ज्यादा ही तो इरिटेट होंगे। इफ यू आर नॉट ट्राइंग, यू आर लाइक सिंपली आस्किंग क्वेश्चन, या फिर कोई एक्टिव कॉन्टेस्ट का सवाल उठा के दे दिया, तो दे विल डेफिनेटली नॉट हेल्प यू। अदरवाइज जेन्युइनली लोग लोग इंटरनली चाहते हैं कि वो हेल्प करें। इवन तुम भी चाहोगे अभी कि एक स्टेज पे पहुंचो कि लोग तुमसे चीजें पूछ रहे हैं और तुम बता रहे हो। ये नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर रहता है। तो पीयर ग्रुप डज मैटर, ट्राई टू मेक एन एक्टिव पीयर ग्रुप अराउंड यू। एक एक्टिव एनवायरनमेंट बनाओ, या फिर कुछ एक्टिव एनवायरनमेंट से उसमें पार्टिसिपेट करो, लोगों से बात करो, और ग्रुप में चीजें सीखो। ग्रुप में डिस्कशन करोगे तो कई सारे सब प्रॉब्लम्स आपस में डिस्कस हो जाएंगे। तो इज दिस थिंग क्लियर टू यू? कितने लोगों को ठीक है। अच्छा, फिफ्थ चीज, ये तो जो लोग पूछ रहे हैं कि कैसे मैनेज करें सीपी और कॉलेज एग्जाम्स, तो उस वाले पे पॉइंट पे मैं आने वाला हूँ, उस वाले पॉइंट पे आने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगती है कि इफ जो डिफरेंशिएट करती है एक ऐसे पर्सन में जो कि अभी ठीक ठाक लेवल पे है, और एक ऐसे पर्सन में जो बस बोल रहा है, बहुत समय से ट्राई कर रहा है बट नहीं पहुंच पा रहा है, तो दैट थिंग इज कंसिस्टेंसी। इट्स नॉट लाइक हार्ड वर्क, और कुछ लोग बोलते हैं हार्ड वर्क, कुछ बोलते हैं लाइक रॉ टैलेंट होना चाहिए, लाइक आईक्यू और समथिंग। बट आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज दैट शुड बी देयर इफ यू वांट टू अचीव समथिंग। अब कंसिस्टेंसी से मेरा क्या मतलब है कि इफ यू वांट टू अचीव समथिंग लाइक कॉलेज एग्जाम्स, और तुम उसको अचीव करना चाहते हो, नो मैटर कैसे केसेस हैं, स्पेशल केसेस है तो बात अलग है, बट तुम एक डिफरेंट पोर्शन ऑफ योर डे तुम अलॉट कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर टाइम में मैं सीपी ही करूंगा या मैं डीएसए ही करूंगा। एक डिफरेंट सेक्शन ऑफ डे तुम असाइन कर सकते हो, इस पर्टिकुलर टाइम में मैं लाइक अपनी कॉलेज स्टडी ही करूंगा, मैं अपने कॉलेज के एकेडमिक्स को ही दूंगा। तो अगर तुम इस तरह से डिफरेंट पोर्शन असाइन कर रहे हो और चीजें मैनेज लाइक ओवरलेप ना होने दो, इवन लाइक अगर तुम्हें लग रहा है कि ऐसा आज मेरी सीपी छूट गई है, तो तुम अपने कॉलेज डेज को कुर्बान कर दो उसमें, तो अगले दिन फिर वो छूट जाएगी। तो इससे बेटर मैं बोलूंगा कि अगले अगर आज यहाँ पे कहीं पे लॉस हुआ है तो अगले दिन इसी के स्लॉट में से कवर कर लो, अगर तुम नहीं चाहते हो कि ये दोनों चीजें मिक्स हो। बट जो भी करो, डेली हैबिट्स के साथ करो। डेली हैबिट्स के साथ करो से मेरा क्या मतलब है, मेरे साथ ऐसा बहुत होता था कि मैं रोजता था रोज सीपी करूंगा, लेकिन मैं रोज नहीं करता था। अब रोज नहीं कर रहा हूँ, 4-5 दिन बाद खराब लगा कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। एक दिन बैठ गया, सुबह 7 बजे से बैठा हूँ, और मैं रात को 9 बजे तक बैठा ही हूँ। रात को 9 बजे तक बैठा ही हूँ, और मैं बहुत सारे क्वेश्चन वोश्चन कर लिए, दिमाग खराब हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में इतने सारे घंटे देके वो 6 दिन के 2-2 घंटे वाली चीज को रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर तुम 6 दिन डेली 2-2 घंटे दे रहे हो, तो उन 2 घंटे के बाद भी जो बीच वाला टाइम है उसमें बैक ऑफ द माइंड तुम्हारी चीजें चल रही होंगी, तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे वो चीजें एब्जॉर्ब कर रहा होगा और उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। तो एक दिन 10 घंटे देने से अच्छा 2 दिन 5-5 घंटे दो, बट मिस मत करो। इवन रोज मिस नहीं करना है, कंसिस्टेंटली मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। अगर और साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है, अगर तुमने एक दिन 7-8 घंटे दे दिए, तुम्हें ऐसा लगेगा तुमने बहुत सीपी कर ली, फिर पता चला तुम हो सकता है एक महीने का ब्रेक ले लो। मेरे साथ बहुत होता था ऐसा, किसी दिन इतना ज्यादा कर लिया तो फिर ऐसा लगता था कि यार बहुत तो कर लिया था उस दिन, इतना टाइम का तो हो ही गया है। तो फिर मे बी मैं, पता चला 2 हफ्ते अगला कुछ किया ही नहीं है, तो ओवरऑल मेरा लॉस ही हो गया वो। सो कंसिस्टेंसी से क्या मतलब था, कोई भी चीज कर रहे हो तो कंसिस्टेंटली रोज करो, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल फॉलो करके। तुम्हें पता है जैसे जेई वाला जो चीज होती है, जेई कितने लोग जेई में अपियर हुए थे, कितने लोग जेई में बैठे थे, आईआईटी जेई का एग्जाम दिया था कितने लोगों ने?
अच्छा तुम ऐसे न्यूज़ सुनते रहते हो ना कि सेल्फ स्टडी से बंदे ने कुछ सेल्फ स्टडी से कई सारे बंदों ने सेल्फ स्टडी से ही आईआईटी जेईई फोड़ दिया। बट फिर तुम कह रहे हो भाई मैं कोचिंग लेके भी नहीं फोड़ पा रहा हूँ, तो ऐसा क्या है? तो वो सारे लोग अगर तुम उनको छोड़ भी दो, ऐसा ऐसा है कि वो लोग कोचिंग ज्वाइन करते तो मे भी और भी अच्छा कर लेते। बट एक कोचिंग का जो मेन एडवांटेज होता है ना, वो इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का रखता है। सेल्फ स्टडी या फिर तुम जो सेल्फ स्टडी इज डेफिनेटली बेटर, बट सेल्फ स्टडी में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल होता है, जो कि तुम लोगों को करना है अगर तुम लोग अचीव करना चाहते हो कुछ चीज। यहाँ पे क्या होता है, तुम्हें डेली क्लास जाना ही है, तुम्हें पढ़ना ही है उस क्लास में। एटलीस्ट तुम्हारा मन भी नहीं है लेकिन तुम बैठ के कुछ तो करोगे, एटलीस्ट घर पे आके कुछ तो क्वेश्चंस लगाओगे। तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, तुम कभी भी आउट ऑफ टच जाते ही नहीं हो। और धीमे धीमे बैक ऑफ द माइंड वो चीजें चलती रहती हैं और तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे एब्जॉर्व करता है। तो तुम्हें डेफिनेटली एटलीस्ट जो तुम्हारा एक्चुअल पोटेंशियल है, तुम उसके क्लोज तक की चीजें अचीव कर पाते हो। कई बार उससे ऊपर की चीजें भी अचीव कर ले जाते हो। बट अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, तुम डेफिनेटली विदाउट कंसिस्टेंसी तुम कोई चीज अचीव कर रहे हो तो तुम मे भी बोलोगे कि मैं तो कंसिस्टेंट नहीं था, मैं तो एक दिन में ही फोड़ देता हूँ और मैंने तो एक दिन में ही इतना अचीव कर लिया। अगर तुम ये बोल रहे हो तो मे भी तुमने एक दिन में बहुत अचीव कर लिया, लेकिन तुम्हारा ट्रू पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, जो तुम अगर कंसिस्टेंस होते तो अचीव कर सकते थे। तो ये चीज कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ, जैसे एक डेफिनेट रूटीन से चीजें करना और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, जिससे काफी ज्यादा एडवांटेज दे सकता है तुम्हें एज कम्पेयर टू रैंडमली चीजें पढ़ने से। तुम्हारे पास ट्रैक रहेगा, तुमने क्या क्या कर चुके हो, क्या क्या वीक पॉइंट्स है, तुम अच्छे से एनालाइज कर पाओगे अपने, क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है तुम्हें पता चलेंगे, क्योंकि तुम्हें तुम्हें बैक ऑफ द माइंड चीजें पता चलेंगी। ओके। ओके, इसके बाद ये लाइक नॉर्म कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं, मतलब लोग बल्क में चीजें करते हैं, कुछ दिन कर लिया कुछ दिन नहीं किया, ठीक है। ओके, पीयर ग्रुप वाली चीज मैंने कवर करी थी। ठीक है, एक छठवीं चीज कि लाइक सीपी और इंटर्नशिप वगैरह टाइप में किस तरह से दोनों चीजों के लिए मैनेज करो, क्योंकि तुमने दोनों में सुना होगा कि किस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, वो एक छठवें पॉइंट को कवर करने के पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा कि तुम्हें से कितने लोगों को पता है कि जैसे अन अकेडमी है वो भी बैचेस लॉन्च कर रही है। कितने लोगों को पता है कि जो बैचेस लॉन्च कर रही है? तो जो मैंने बैचेस लॉन्च कर रही है, तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ बेसिकली बैचेस है क्या। तो और बैचेस में है क्या, तो मैं लाइक इट विल बी 5 to 10 minutes एंड आई विल टेल यू दैट व्हाट आर दीज बैचेस और उसमें एग्जैक्टली है क्या। तो जो मैंने ऊपर पॉइंट बोला था ना कि डेफिनेट एक कंसिस्टेंसी एक मेंटेन रहती है और एक टोपोलॉजी, वेल डिफाइंड टोपोलॉजी में अगर तुम चीजें करो तो तुम बहुत अच्छे से हार्नेस कर सकते हो चीजों को, लाइक अपने सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट्स में बहुत ज्यादा चीजें हार्नेस कर सकते हो अगर एक वेल डिफाइंड टोपोलॉजी में और कंसिस्टेंटली चीजें। लेट से ट्यूसडे और वेंसडे को मैं 2 घंटे पढ़ूंगा ही, मैं इस दिन ये कॉन्टेस्ट दूंगा ही, उससे तुम मेंटेन कर सकते हो। तो वही चीज जो एक रैंडम स्ट्रक्चर होता है ना, लोग रैंडमली चीजें पढ़ते रहते हैं तो उतना अच्छे से हार्नेस नहीं कर पाते, खो जाते हैं। किसी दिन ज्यादा कर लिया, किसी दिन कम कर लिया, इवन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला। कुछ टॉपिक्स के लाइक बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल है, बट कुछ के बिल्कुल भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो एक प्रॉपर पाथ नहीं मिल पाता, प्लस उन्हें श्योरिटी नहीं रहती कि मैं अच्छा कितना क्या कुछ करूं, कि मैं आज से जैसे लेट से आज कितना, आज ये दिसंबर 2020 चल रहा है, तो उन्हें एक वेल डिफाइंड पाथ नहीं पता होता कि ठीक है मैं मेहनत कर सकता हूँ, बट कभी मैं ज्यादा कर ली, कभी मैंने कुछ टाइम की नहीं, कुछ टाइम ज्यादा कर ली, कुछ टाइम की नहीं। उन्हें एक वेल डिफाइंड पाथ हो कि मैं इतनी मेहनत कॉन्स्टेंटली करूं, तो आज से 1 साल बाद कुछ एक 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 वेल डिफाइंड लाइक काइंड ऑफ बिलीव हो कि फिर मैं दिसंबर 2020 तक आई कैन बी एट अ डिसेंट लेवल। मैं एक इतने लेवल पे हो सकता हूँ कि उसके बाद अगर मैं सीपी ना भी करूं और एक रेगुलर टच में बना रहा हूँ, देन एटलीस्ट लेट से मैं आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनल सेम ना भी कर रहा हूँ, तभी मैं इतने लेवल पे तो रहूंगा कि मैं नॉर्मली इंटरव्यूज वगैरह के लिए मुझे डरना ना पड़े। मैं इजिली 2 दिन पहले पढ़ के आराम से इंटरव्यूज तो एटलीस्ट क्रैक कर सकता हूँ। इवन मैं किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूँ तो मे बी मैं बहुत ज्यादा रेटिंग ना बढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन जो मैंने डिसेंट मेंटेन कर रखी है उतने तक का तो मैं परफॉर्म रैंडम डे पे भी जाके कर सकता हूँ। रिगार्डिंग अदर डाउट्स, लेट मी स्टार्ट। तो एक एक ये भी डाउट है सीपी वर्सेस डेप, जो कि कॉमन डाउट मन में रहता है। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो फोर्थ पॉइंट था, आई थिंक वो तुम्हारा थोड़ा थर्ड पॉइंट था, वो तुम्हारा थोड़ा डाउट क्लियर कर देगा कि डीएसए डज मैटर, तुम बाईपास नहीं कर सकते। तो सीपी और डेवलपमेंट में तुम्हें चुनना है कि किसी एक को चुनो, तो ये इट्स लाइक एप्पल एंड ऑरेंजेस, तुम कंपेयर नहीं कर सकते दोनों चीजों को। इवन तुम डेवलपमेंट कर रहे हो तो बेसिक नॉलेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स होनी चाहिए। तो जिन लोगों का ये डाउट है सीपी वर्सेस डेवलपमेंट या वो, तो मैं बोलूंगा एक डिसेंट लेवल ऑफ सीपी इज मस्ट, तुम अभी छोड़ दो, बाद में तुम्हें फोर्सफुली करनी पड़ेगी। ये तुम दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से देख सकते हो। मेरे खुद के भैया थे जो कि थर्ड ईयर
लाइक टियर 3 कॉलेजेस थे और वो लाइक 7 ईयर एक्सपीरियंस है अभी, एंड दे आर थिंकिंग ऑफ स्विचिंग फ्रॉम सर्विस बेस्ड कंपनी टू ए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अभी भी उन्हें फर्स्ट और सेकंड राउंड में डीएसए पूछ लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि यार 7 साल 8 साल हो गए मुझे कॉलेज छोड़े और अब मेरे से डीएसए पूछ रहे हैं। तो अभी भी पता है वो लोग ये बोलते हैं काश मुझे किसी ने फर्स्ट सेकंड ईयर में बताया होता ये चीज। तो फर्स्टली किससे स्टार्ट करो, तो डेफिनेटली यू शुड गो विद स्टार्ट विद समथिंग विच इज बेसिक, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है दूसरी चीज का। तो बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, मेन जो लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है वो बिल्डिंग ब्लॉक है हर चीज के। तुम ना सीपी कर पाओगे ना डीएसए कर पाओगे अगर तुम्हें बेसिक फ्लो चार्ट्स नहीं आते, तुम्हें एक एल्गोरिथमिक वे में थिंकिंग करना नहीं आता है, तुम दोनों ही नहीं कर पाओगे। तो पहले वो गेन करो। उसके बाद बेसिक बेसिक अगर तुम्हारे बेसिक लॉजिक लॉजिक बिल्डिंग हो गई है, उसके बेसिक लॉजिक बिल्डिंग हो गई है, उसके बाद लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट मेन है, वो लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करो। उसके बाद लैंग्वेज आ तो गई है बट उसका यूज करना भी तो आना चाहिए ना। तो बेसिक जो डीएसए होते हैं वो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। उसके बाद फिर तुम जाके डेप ट्राई कर सकते हो, एमएल ट्राई कर सकते हो या कुछ और ट्राई कर सकते हो। ठीक है। कि जो छठवीं मिस्टेक जो मैं बताना चाह रहा था वो ये थी कि रैंडम सर्फिंग, रैंडम यूट्यूब सर्फिंग या फिर रैंडमली एक कोर्स ज्वाइन कर लिया, आधा किया छोड़ दिया, तो दिस विल नॉट बेनिफिट यू। ये बिल्कुल अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कोर्स ज्वाइन ना करो, लेकिन अगर ज्वाइन किया है तो डेडिकेटली खत्म करके उसे खत्म करो पूरा करके। जैसे लेट से तुमने एक यूडेमी पे कोर्स ज्वाइन कर रखा है, 4 लेक्चर देख के उसे खत्म मत करो, पूरा कर रहे हो तभी फायदा है, आधा करके छोड़ दिया तो फायदा नहीं है। तो रैंडम चीजें मत सर्च करो, इससे तुम ट्रैक नहीं रख पाओगे। रैंडम चीजों का एक बहुत बड़ा लॉस होता है नो ट्रैक। तुम्हें ट्रैक नहीं रहता तुम्हें कितना आता है, कई बार तुम्हें आता नहीं है कुछ भी लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हें आ रहा है, और इसी मिथ में तुम जीते रहते हो। और फिर एक टाइम पे जब हिट होती है ना चीजें कि नहीं हो रहा है यार, लगता तो था आ रहा है लेकिन यार इंटरव्यूज क्रैक नहीं हो रहे हैं, लगता था तो आ रहा है, लगता तो था कि रीजनल में अच्छी रैंक एम करूंगा, बट यार क्वालिफायर ही नहीं निकला मेरा। तो उस पे ना पहुंचने के लिए एक सिक्वेंशियल मैनर में अगर फॉलो करोगे तो ट्रैक रख पाओगे कि क्या आता है क्या नहीं आता है। तो रैंडम वाली नहीं करो। सातवां जो वेब डेव वाला रिगार्डिंग था, तो मैं बोलूंगा यस, एक वेब डेव, एटलीस्ट एक वेब डेव प्रोजेक्ट, सॉरी एक वेब डेव प्रोजेक्ट सेकंड ईयर खत्म होने तक, टिल सेकंड ईयर खत्म होने तक एक वेब डेव प्रोजेक्ट तुम कर सकते हो, और डेफिनेटली यू शुड डू। क्यों तुम्हें करना चाहिए? मैं जब अपनी सेकंड ईयर के बाद वाली लाइक 5th सेम के बाद वाली इंटर्नशिप में गया था टावर रिसर्च में, तो वहां मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी। मुझे प्रॉब्लम क्यों आई थी? क्योंकि सीपी में एक सिंगल पेज पे तुम्हारा कोड रहता है, तुम्हें एग्जैक्टली पता है कोड यहाँ से स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन से ये सब चीजें चलेंगी, ऐसे ऐसे होगा, सब कुछ तुम्हें दिख रहा है। लेकिन डेवलपमेंट में या तुम बड़ी किसी कंपनी में काम करते हो तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, 50 फाइल्स हैं, पता चला ये फाइल कुछ इस फाइल को कॉल कर रही है फंक्शन को ऐसे। तो फ्लो इतना बड़ा होता है ना कोड का, समझने में बहुत दिक्कत आती है। तो उसके लिए अगर तुमने एक भी वेब डेव प्रोजेक्ट अच्छे से कर रखा है तो तुम एटलीस्ट बहुत जल्दी चीजें सीख पाओगे वहां पे। मतलब चीजें तुम्हें आती हैं बट इतना लंबा सा प्रोसीजर है और तुम्हें बहुत नया नया लगेगा तो तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी। तो कई सारे लोगों का ऐसा होता है, वो लोग बोलते हैं कि यार इंटर्नशिप वगैरह तो लगवा ली लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। वो इंटर्नशिप करवा के फिर मेरे से बोलते हैं नहीं हम प्लेसमेंट ऑफर नहीं दे रहे हैं तुम्हें, क्योंकि तुमने उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया वहां पे। तुम सीख सकते हो, कैपेबिलिटी है, बट थोड़ा सा अगर उस फील्ड का भी कुछ करके जाओ तो डेफिनेटली ज्यादा चांसेस ऑफ कन्वर्जन होंगे। तो एक वेब डेव प्रोजेक्ट आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि सेकंड ईयर के खत्म होने होने तक एक वेब डेव प्रोजेक्ट तुम लोग डेफिनेटली कर सकते हो। या फिर एक तुम अगर और डिफरेंट चीजें ट्राई करना चाहते हो, एमएल वगैरह ट्राई करना चाहते हो, डेफिनेटली उस पर भी जा सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम सीपी एक चीज तो तुम्हें एटलीस्ट एक एक सॉलिड प्रोजेक्ट तुम्हें रेज्यूमे में तुम्हारे होना चाहिए, जो कि सामने वाला पूछ सके कि तुमने 2 साल में किया क्या है। ओके। हाउ टू बिकम अ 5 स्टार कोडर इन फर्स्ट ईयर? ओके, हाउ टू बिकम अ 5 स्टार कोडर, दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। अच्छा, तुम्हें पता है मेरा एक जूनियर है सेकंड ईयर में, वो फर्स्ट ईयर के खत्म, वो लाइक सेकंड सेमेस्टर में कैंडिडेट मास्टर बन गया था, 5 स्टार बन गया था। आ, तो मे बी मैं तुम्हें लाइक मैं उससे ला सकता हूँ एक पर्टिकुलर एक सेशन करवाने के लिए यहाँ पे, वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बता पाएगा। मैं फर्स्ट ईयर, मैं थर्ड सेम में जाके 5 स्टार हुआ था वैसे। मैं खुद फर्स्ट ईयर में नहीं हो पाया था, मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था। बट क्योंकि मैंने सेकंड सेम खत्म होने के आ गया था तब मैंने स्टार्ट की थी चीजें करना, फर्स्ट सेम पूरी तरह से बर्बाद किया था। तो अगर तुम लोग वो चीज नहीं कर रहे हो, यू कैन डेफिनेटली बिकम अ 5 स्टार कोडर। उसके लिए तुम क्या करो, एक्टिवली कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, क्वेश्चन जो नहीं हो पा रहे हैं उन्हें अब सॉल्व करो, क्वेश्चन जो नहीं हो पा रहे हैं उन्हें अब सॉल्व करो। देखो कि क्या कोई टॉपिक है ऐसा जो बार बार आ रहा है और हो नहीं रहा है, उसे सीखो एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करो। धीमे धीमे चीजें होने, ऐसा मत करो कि पहले सब कुछ सीख लें फिर हम करेंगे प्रैक्टिस, नहीं हो पाएगी। धीमे धीमे चीजें करो, जो चीजें फंसे उन्हें सीखो, तो फिर धीमे धीमे चीजें होने लगेंगी। और हाँ, बेसिक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट के बाद ही सीपी स्टार्ट कर दो।
वेट मत करो कि बहुत सारी चीजें तुम्हें आ जाए, जैसे कि यहाँ पे इसमें जो तुम्हें बताया ना, ऐसा नहीं है। तुम यहाँ पे जो पहला 4 वीक खत्म करोगे ना, तुम पहला 4 वीक जब खत्म करोगे, अ, पहला 4 वीक खत्म करोगे, उसके बाद से ऑनलाइन जजेस, इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन जजेस भी होगा इसमें। सारे ऑनलाइन जजेस पे क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या है, वो सब भी बताएंगे। उसके बाद से ही तुम्हारी सीपी चालू हो जाएगी। तुम इफएल सीख रहे हो लेकिन सीपी भी कर रहे हो पैरेलल में। तो इससे फायदा क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि जब तुम सब कुछ सीख के नए आओगे फिर रिकलेक्ट कर रहे हो चीजों को। करते करते सीखोगे, बाय प्रैक्टिस अगर लर्न करोगे तो ज्यादा लंबे समय तक चीजें टिकती है। ठीक है। थर्ड थिंग, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करें। अगर तुम, ये सीपी से स्पेसिफिक मिस्टेक है जो लोग करते हैं। ये मिस्टेक मैं बहुत करता था, इसलिए मैं पर्सनली इसको बताना चाहूंगा। ये तुम सुन लो, काफी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता है, अगर मैं कोई चीज कर रहा हूं और वो चीज हो रही है तो बहुत अच्छी फील आती है। यस और नो। कितने लोगों को ये चीज लगती है कि तुम कोई चीज कर रहे हो और वो चीज हो रही है तो अच्छी फील आएगी, तुम बोल रहे हो चलो और कर लो, भले ही उसका बेनिफिट भी ना हो रहा हो। तो कंफर्ट जोन में चीजें, कंफर्ट जोन में रहने में बहुत मजा आता है। मैं भी अभी मैं भी जिम जाता हूँ, तो मेरे से जो लीस्ट वेट जो उठता है, मैं सोचता हूँ कि यार इसी से 3-4 रैप इसी से लगा लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेट क्यों बढ़ाना है, धीमे धीमे इंक्रीजिंग। कंफर्ट जोन में बहुत मजा आता है और लोग इसमें फंसे रह जाते हैं। मैं इसमें 1 साल अपनी कंफर्ट जोन में वेस्ट किया है। कैसे वेस्ट किया है, तुम में से शायद लोगों ने नहीं सुना हो। अगर नहीं सुना हो तो इस चीज, ये एक बहुत फेमस वेबसाइट है A2OJ, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट वेबसाइट, जहाँ पे कौन या इस वेबसाइट पे क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चंस की लिस्ट है, कोड फोर्सेस, कोड शेफ वगैरह की। तो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में गिवन है, तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। पता है मैं क्या करता था, मैंने एक लेडर ज्वाइन की। लेडर इट्स लाइक 1600 से 1700। तो उस लेडर में ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 1600 से 1700 लोगों को टारगेट करते हैं। उसके 100 क्वेश्चन मैंने सोचा कि अरे एक महीने में 100 लगाऊंगा। स्टार्टिंग के 10, 15, 20 लगाए। जैसे ही टफ होने लगे तो मैंने कि यार ये तो टफ हो रही है, तो दूसरी लेडर ज्वाइन कर ली। उसके स्टार्टिंग के 10, 15 लगाए, फिर टफ हो रही है तो छोड़ दी। इनडायरेक्टली मैं एटलीस्ट 500, 1000 क्वेश्चन लगा चुका था और मेरे लेवल में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं था। तो इस तरह नहीं करना है तुम्हें। ठीक है, अभी तो बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे इस पर्टिकुलर कोर्स में तो लेट से हम लोग क्वेश्चन ही डिजाइन इस तरह से करेंगे कि हर क्वेश्चन का लेवल धीमे धीमे बढ़े, तो तुम मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाने के बाद भी मैक्सिमम गेन कर पाओ। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो अगर ऐसा है, ऐसा नहीं है, तो तुम क्या करना है, तो तुम्हें क्या करना है, हमेशा लेट से योर करेंट रेटिंग इज 1300। अगर करंट रेटिंग तुम्हारी 1300 है, तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि 1400 या 1500 वाले प्रॉब्लम है वो तुम सोल्व करो, +100 या +200। ज्यादा टफ प्रॉब्लम लगाओगे तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। क्यों, तुम लगा रहे हो, तुम्हें कोई लीड ही नहीं मिल रही है, तुम सोच ही नहीं पा रहे हो करूं क्या। इतना कठिन सा उसका लिखा हुआ है, तुम्हें पढ़ के समझ में ही नहीं आ रहा है कि एटलीस्ट पूछा क्या है, तो कोई मतलब नहीं है उसको लगाने का, डिमोटिवेट हो जाओगे, घर आ जाओगे। कल को मैं ज्यादा वेट उठा लूंगा तो फिर मेरे लाइक इंजरी वगैरह हो जाएगी और मैं घर आ जाऊंगा, मैं अगले दिन से नहीं जाऊंगा। इवन तुम ज्यादा आसान लगा रहे हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमेशा अपनी रेटिंग से +100 +200 वाला लगाओ। और फिर धीमे धीमे लेवल, धीमे धीमे तुम नोटिस करोगे, इसके तुमने वेल सफिशिएंट क्वेश्चन लगा दिए, तुम्हारा कंफर्ट जोन अपने आप बाहर आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन को एक्सटेंड करने की कोशिश करो। उसके लिए तुम एक चीज और कर सकते हो, ये एक पर्सनल हैक है जो तुम यूज कर सकते हो, किसी को फॉलो कर लो। कोई सक्सेसफुल इंसान दिख रहा है तो अगर तुम लाइक खुद का पास बनाना डेफिनेटली बेटर है। अगर खुद का पाथ नहीं बना पा रहे हो, किसी के पीछे कर करके, अगर वो तुम्हें पता है कि वो डेफिनेटली अच्छी जगह लैंड करने वाला है, तो मे भी धीमे धीमे तुम जा सकते हो। जैसे मैं क्या करता था, जब मैं मेरी रेटिंग जब 1600 थी, तो जिन लोगों की रेटिंग 2100 2200 थी, मैं उनमें से एक बंदे को स्टॉक करते रहता था कि इसने जब इसकी रेटिंग 1600 थी तो क्या क्या क्वेश्चन लगाता था, इसने क्या क्या किए थे। या फिर अभी एक मैं टारगेट रखता था कि मेरे से 500 रेटिंग बाद वाला इंसान, जो कि 2 घंटे के टाइम में, 2 घंटे के कॉन्टेस्ट में जो क्वेश्चन कर पाए, वो एटलीस्ट एक दिन में तो मुझे करने ही है। क्योंकि वो अगर 2 घंटे में कोई चीज कर पा रहा है, तो मुझे एक दिन में तो एटलीस्ट मेरे से हो ही जानी चाहिए वो। तो ऐसा टारगेट लगा के, मैं बस, कुछ लोग थे, नाम लेना नहीं चाहूंगा, जिनको मैं एक्टिवली लाइक स्टॉक करते रहता था। जैसे मैं एक पर्टिकुलर बंदा था जिसको काफी एडमायर करता था, उसकी मैथ को, कि उसकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। और यार इस जैसी मैथ करनी है मुझे, इस जैसी नहीं तो एटलीस्ट इससे सिमिलर तो करनी है। तो मैं क्या करता था, मैं स्टॉक करते रहता था उसके, मैंने क्वेश्चन देखता, वो एक्टिव सवाल, एक्टिव कॉन्टेस्ट में जो वो क्वेश्चन करता था, मैं एक दिन के अंदर टारगेट लगा के बैठता था, कैसे भी वो क्वेश्चन मुझे करना है। खुद से करूंगा, नहीं करूंगा तो थोड़ी हिंट लेके करूंगा। हिंट लेके नहीं होती अगर, तो फिर मैं उसका एडिटोरियल देख के करूंगा, कैसे भी करके करूंगा। तो इससे क्या होता है, धीमे धीमे मेरी भी इंप्रूव होने लगी। बट हाँ, वो बहुत ज्यादा ही अच्छा था, तो एक टाइम के बाद मैं फॉलो नहीं कर पाया उसे। तो फिर ये बात अलग थी। तो फिर वो एक टाइम के बाद वो लेवल उसका एकदम ज्यादा ही बढ़ गया, तो मैं कोप अप नहीं कर पाया, तो मैंने टारगेट चेंज कर लिया।
मुझे फॉलो मत करना, मैं उतना एक्टिवली अभी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ। तुम अपने पीयर ग्रुप्स में ही ले सकते हो। अपने पीयर ग्रुप में तुम्हें लगता है कि सेम, तुम्हें लगता है सेम क्लासेस अटेंड कर रहे हो, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा रहे हो, एक ज्यादा अच्छा कर रहा है, तो मे बी वो पुश कर रहा है अपने कंफर्ट जोन को। तो डेफिनेटली इट्स नॉट द राइट वे, क्योंकि उसका कंफर्ट जोन डिफरेंट है। वो मैथ्स में काफी अच्छा था, मैथ्स के बहुत टफ लगाता था मुझे तो, लेकिन एक डिसेंट लेवल तक ही जाना था, तो मैं, मेरे लिए इतना पुश करना बेटर था भी नहीं उस टाइम पे, बट मैं करते रहता था। तो इट्स नॉट द राइट वे डेफिनेटली, बट यस, अगर खुद का पाथ बनाना डेफिनेटली बेटर, खुद को एनालाइज करना क्या क्या गलतियां हैं तुम में, क्या क्या नहीं है। बट अगर हाँ उसमें थोड़ा सा ऐसे नहीं हो पा रहा है, तो ये शॉर्टकट है जो तुम छोटे टाइम के लिए ले सकते हो, थोड़े से समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आई वोंट सजेस्ट दैट। चीजें थर्ड ईयर में भी तभी स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ, एक और चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली अच्छा साइन नहीं होती है कि कितनी सॉल्व की, क्वालिटी क्या थी प्रॉब्लम की वो डेफिनेटली मैटर करता है। बट स्टिल दे इंडिकेट कि तुम कितने एक्टिवली और कंसिस्टेंटली तुमने मेहनत की है। तो तुम मेरी प्रोफाइल स्टॉक कर सकते हो। माय यूजर नेम इज enigma27 ओवर एवरी अदर साइट, और ये मेरा लाइक अनअकैडमी का रेफरल कोड भी है अगर अप्लाई करना हो। और इस पे तुम देख सकते हो, एक वेबसाइट है स्टॉप स्टॉक, आयरनिकल नेम है इसका, ये बोलती है कि स्टॉप स्टॉक, बट स्टॉक करने के लिए है ये लोगों को। तो इसमें तुम जब Enigma27 जाके देखोगे तो उसमें ऑलमोस्ट 3000 प्रॉब्लम्स तो वहां पे हैं जो मेरी इसी अकाउंट से सॉल्व है। और कुछ कुछ अकाउंट्स और हैं, तो जो सारे प्रॉब्लम्स निकालोगे ना, तो ऑलमोस्ट 6 to 7,000 प्रॉब्लम्स अक्रॉस दीज 4 ईयर मैंने ऑनलाइन जजेस पे सॉल्व कर रखी है। तो तुम देखोगे कि कोई सब्सटीट्यूट तो नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो तो तुम्हें सॉल्व करनी ही पड़ेगी। तो जो मैंने बोला, एक साल बाद तुम कहाँ पे देखना, तुम क्या एम कर सकते हो कि मैं कहाँ पे लैंड करूंगा या मैं कहाँ पे देखूंगा। इवन थर्ड ईयर में हो तुम, तो फोर्थ ईयर से प्लेसमेंट स्टार्ट होने तक तुम कहाँ एंड करना, तो ऐसा तो नहीं है तुम सारे लोग सेम जगह से स्टार्ट कर रहे हो, सेम सीख रहे हो, सेम पे एंड करोगे। तुम्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मेरे साथ कई लोगों ने स्टार्ट किया था मेरे से, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले, और मेरे से बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट पोजीशन पे हैं अभी, इन टर्म्स इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। मैंने उतने नहीं डाले, मैं नहीं हूँ। कुछ लोगों ने मेरे से कम डाले, मैं उनसे डेफिनेटली बेटर हूँ, ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। कुछ लोगों के कंपैरिजन में जो लोग इजीली कर लेते हैं, वो मैं सोचता हूँ कि भाई कैसे कर दिया इसने। तो इट्स एट द एंड इट सम्स अप टू योर एफर्ट, बट यस, अगर एक राइट ट्रैक और राइट पाथ, और वैसी चीज है ना कि एटलीस्ट पाथ कैसे बनाना है वो सब तुम्हें नहीं सोचना, तुम जितने एफर्ट्स डालो वो डायरेक्टली अगर कन्वर्ट हो पाए, उसके बीच का जो लॉस है वो बहुत कम हो, तो पोटेंशियल तक इजीली ज्यादा अच्छे से पहुंच सकते हैं। तो एक बार और समराइज करूं अगर, तो ये चीजें देख लेना, जो जो आज आज मैंने बताई कॉमन मिस्टेक्स जो तुम कर सकते हो, कि सीपीआई सीजीपीए डज मैटर। एक बुरा सीपीआई लॉस ना कर पाए, मे बी तुमने अच्छे से स्किल डेवलप कर रखी है, तो बुरा सीपीआई तुम्हें ना नुकसान पहुंचा पाए, बट अच्छा सीपीआई फायदा नहीं करेगा तो नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तो 8 से 8.5 के बीच में रखना। मैं अभी एमएस के लिए सोच रहा हूँ, और मैं टॉप 10 कॉलेजेस को टारगेट भी नहीं कर सकता, ये मेरा बहुत बड़ा लॉस है जो मुझे अब रियलाइज हो रहा है। इवन अगर मैं सोचूं कि अपनी फील्ड चेंज करके लेट से मैं आईएम वगैरह में एम करूं, कैट वगैरह में जाके, तो वो लोग देखेंगे कि इतना कम सीपीआई क्यों रहा। तुम्हें पता है ना, मैटर वहां पे लोग देखते हैं, 10th 12th की मार्क्स भी देखते हैं एटलीस्ट। तो मैटर करता है देखना। बट स्टिल पूरा टाइम ऐसा नहीं कि टू मच सीपीआई के बारे में सोच के कुछ और गेन नहीं किया। दूसरा, रोट लर्निंग मत करो, एक वीक देके अगर तुम कंप्लीटली वेस्ट कर रहे हो, बहुत बेकार है। एटलीस्ट सीएस के जो सब्जेक्ट है उनको सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ लो यार, दोनों में फायदा हो जाएगा तुम्हारा। बाद में सेमेस्टर खत्म होने के बाद एक एडिशनल तुम कोर्सेरा यूडेमी पे कोर्स ज्वाइन करके सीखोगे, उससे अच्छा यार अभी कोर्स में ही ठीक से पढ़ लिया होता कोर्स के टाइम पे। वही चीज अभी कर लो, सीपीआई भी बन जाएगी, आ भी जाएगा। बाद में करोगे तो एफर्ट तो सेम लग ही रहे, तो पहले कर लेते तो उससे सीपीआई भी आ जाती, उसका एक एडिशनल बेनिफिट भी मिल रहा होता। तीसरी चीज कि डीएसए का कोई बाईपास नहीं है, एट द एंड बाद में करो अभी करो, करना तो है ही। तो एक डिसेंट लेवल तक आके ही छोड़ो, एटलीस्ट अगर तुम दूसरी चीजें कर रहे हो तो पैरेलली इतना करते रहो। ओके, दूसरा था पीयर ग्रुप इन्वायरमेंट बनाओ। जैसे जैसे कि यहाँ पे लाइक हम जैसे कि मेरे कॉलेज में तो हम, मेरे कई सारे दोस्त हैं जो मैं जैसे टॉप कोडर ओपन एक बार रीजनल गया था, तो बहुत सारे लोग वहाँ आए थे। तो वहाँ पे जब आए थे ना, तो काफी सही लगा था कि रैंक लिस्ट में जो ऑनलाइन दिखते थे उनसे फेस टू फेस बात कर रहे हो। अब तो काफी अच्छा है, तुम डिफरेंट लोगों से बात कर सकते हो। कॉलेज चैप्टर्स, कुछ कॉलेज चैप्टर्स करके भी चीजें हैं जहाँ पे दूसरे कॉलेजेस से अपने कॉलेजेस का एक ग्रुप ग्रुप बना सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा इंटरेस्ट बना रखेगा। ये जो रियल में कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग है ना, उसे स्पोर्ट प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और स्पोर्ट, दूसरे स्पोर्ट लोग ना हो तो स्पोर्ट नहीं बोलेंगे ना उसे, अकेले वाले गेम गेम नहीं होते हैं। तो जब इन्वायरमेंट बनेगा तो रियल में स्पोर्ट की तरह एंजॉय करोगे, फिर तुम बहाने ढूंढोगे सीपी करने के, अगर एक अच्छा ग्रुप मिला है तो ग्रुप बनाओ, इंटरेक्ट करो लोगों से। इवन तुम फेसबुक पे भी कई सारे ग्रुप है, वहां देख सकते हो। डिस्कॉर्ड चैनल बना सकते हो अपना, जो लोग साथ में एक्टिवली करते हो, एक दूसरे से डाउट पूछ सकते हो। एट लास्ट कंसिस्टेंसी
मैटर करती है। कंसिस्टेंसी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बिना उसके तुम चीजें नहीं कर सकते। सीपी प्लस डेप में एक डेप प्रोजेक्ट तुम डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू टू डू बिफोर सेकंड ईयर। और हाँ, कंफर्ट जोन को पुश करो। सेम कंफर्ट जोन में रह के नहीं अचीव कर पाओगे, अपने पोटेंशियल को भी रीच नहीं कर पाओगे, उससे ऊपर जाने की बात अलग है। ओके, आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल। मैथ्स फॉर सीपी, देखो स्टार्टिंग में तो बेसिक, अगर तुम्हें हाई स्कूल मैथ्स आती है, लेट्स से बेसिक ऑपरेटर्स पता है, जीसीडी एलसीएम वगैरह ये सब पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह पता है, दैट्स इनफ। जैसे जैसे एडवांस होती जाएंगी चीजें, तुम धीमे अपने आप सीखते जाओगे, तुम्हारा दिमाग अपने आप ग्रेस्प करते जाएगा। इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करने के लिए बेसिक जीसीडी और एलसीएम वगैरह, प्राइम फैक्टराइजेशन, नंबर ऑफ डिवाइजर्स वगैरह कैसे निकालते हैं, ये सब पता है, दैट्स इनफ टू स्टार्ट सीपी। ये मत सोचो कि बहुत हार्ड एंड फास्ट मैथ चाहिए मुझे मुझे तो कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री आनी चाहिए, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म्स आने चाहिए, कोई सीख के सब। जैसे डिस्क्रीट मैथ्स हुआ हमारा, बूलियन अलजेब्रा वगैरह सब हमने वहां सीखा। लीनियर अलजेब्रा तो कॉलेज में ही थी, लेकिन तब नहीं सीखी थी, सीपी के बहाने सीखी। तब रिग्रेट हुआ कि यार कोर्स के टाइम सीख लेते तो सीपीआई भी आ जाती, और सीपी में तो यूज हो ही रही है। तो यही मैं बताना चाह रहा था, रोट लर्निंग ना करो, मैंने किया है ऐसा बहुत। मैथ्स फॉर जेई वाला मैथ तो बहुत ज्यादा है, उससे कम भी सफिशियंट है स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद तुम चीजें सीखते जाओगे। सो आई स्टार्ट सीपी विद कोर्सशेफ और हैकरिंग। देखो, इट्स अगेन लाइक एप्पल एंड ऑरेंजेस, तो तुम किसी से भी स्टार्ट, दोनों का डिफरेंट फ्लेवर है, दोनों का इंटायरली डिफरेंट फ्लेवर है, दोनों से स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। देखो मेरा पर्सनल फेवरेट कोड फोर्सेस है, इवन मैं कोड शेफ की टी शर्ट पहने हूँ, बट स्टिल मेरा पर्सनल फेवरेट कोड फोर्सेस है, इसमें तो मैं डिनाई नहीं करूंगा। अ, ठीक है, तो कोड फोर्सेस से स्टार्ट करो। कोड शेफ और हैकरिंग, कोड शेफ के लॉन्ग चैलेंजेस मिस मत करो, स्टार्टिंग में तो मिस मत करो, एक साल बहुत कुछ सिखा के जाएंगे तुम्हें। मैंने बहुत सारी चीजें वहीं से सीखी है। तो कोड शेफ के लॉन्ग चैलेंजेस करो। हैकर रैंक पे कोई एक टॉपिक सीखा तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाने के लिए हैकर रैंक अच्छा है, वहां से हैकर रैंक के लगा लो। एक बार टॉपिक के स्पेसिफिक क्वेश्चन लगा लिए, मिक्स क्वेश्चन लगाना है, कॉन्टेस्ट देना है, कोड फोर्सेस पे जाओ। शॉर्ट कॉन्टेस्ट के लिए कोड फोर्सेस इज बेस्ट। लॉन्ग कॉन्टेस्ट और जैसे लंच टाइम वगैरह देना है तो कोड शेफ पे आओ। I am a FIVSC student. Vaibhav, I know one person. His name is Taranpreet. You can try searching him on LinkedIn. उसके पास भी नॉन इंजीनियरिंग डिग्री है, एंड अभी 3 या 4 दिन पहले उसका गूगल में प्लेसमेंट हुआ है। और वो फेसबुक हैकर कप में इस बार इंडिया से हाईएस्ट रैंक थी उसकी, फेसबुक हैकर कप में वो। हमें आईसीपीसी, मतलब उसके कॉलेज में पहला बंदा था शायद जो वो आईसीपीसी में आया था, किसी को पता भी नहीं था। तो बैचेस डिपार्टमेंट मैटर नहीं करते, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो इवन नॉन इंजीनियरिंग से है, लेकिन लेवल है काफी अच्छी जगह, अच्छी अच्छी जगह पे उन्होंने प्रूव किया है कि मैटर नहीं करती उनकी वो चीजें, और वो अच्छी जगह है। सी प्लस प्लस के कितने टॉपिक सीखने के बाद सीपी करनी चाहिए? मैंने पहला कॉन्टेस्ट दिया था, तो मुझे इस बात में कंफ्यूजन थी कि जो सी आउट, तुम लोगों को कितने लोगों को पता है प्रिंट करने के लिए सी आउट यूज करते हैं? सी आउट, हाँ। ठीक है, तुम में से लोगों को पता है कि प्रिंट करने के लिए सी आउट यूज करते हैं। जब मैंने पहली बार सीपी का कॉन्टेस्ट दिया था ना, तो मुझे ये नहीं पता था कि सी आउट में एरो इस तरह से लगाते हैं, इस तरह से लगाते हैं, ग्रेटर ग्रेटर या लेस लेस, तब मैंने सीपी स्टार्ट कर दी थी। तो जो लोग बोल रहे हैं कितनी लैंग्वेज नॉलेज चाहिए, बेसिक प्रिंट कराना आता है, इनपुट लेना आता है, यू कैन स्टार्ट सीपी। बेसिक प्रिंट कराना, लूप लगाना, लूप लूप भी छोड़ दो, अगर तुम्हें बेसिक इफ एल्स लगाना आता है, बेसिक अगर तुम्हें इफ एल्स लगाना आते हैं, ठीक है, बेसिक इफ एल्स लगाना आते हैं, प्रिंट कराना, इनपुट कराना, ये 3 चीजें आती है, सीपी स्टार्ट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन तो बनेगा, रेटिंग गिरेगी फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दो, रेटिंग की चिंता मत करो, अभी कितनी भी गिरा लो, धीमे धीमे जब चीजें सीखोगे इवेंचुअली बढ़ जाएगी, इवेंचुअली बढ़ जाएगी। मैं 1100 रेटिंग पे 4 महीने रह चुका हूँ। मेरे दोस्त लोग मुझे चिढ़ाते थे, जब वो 1600-1700 पे थे, मैं 1100 पे था। मेरे जो टीममेट है वही, वो मुझे चिढ़ाते थे कि क्या कर रहा है, दिमाग नहीं है क्या? लाइक टांग खींचते हैं ना दोस्तों में, तो उस टाइप में। इट्स नॉट लाइक वो डिमोटिवेट कर रहा है मुझे, बट स्टिल तो फर्क नहीं पड़ता, इवेंचुअली वो बढ़ जाएगी। इवेंचुअली चीजें सीखोगे, इवेंचुअली बढ़ ही जाएगी, डेफिनेटली बढ़ जाएगी, चीजें आती हैं, रेटिंग में रिफ्लेक्ट होंगी ही, आज नहीं तो कल होंगी। बाकी कॉन्टेस्ट की जो तरीके होते हैं कि कॉन्टेस्ट में किस तरह से अपनी नॉलेज को रिफ्लेक्ट करें, उस पर भी शायद निश्चय का भी सेशन है, तो तुम वो लिख सकते हो। और आई थिंक उससे अच्छा ही सेशन कौन ही ले सकता है, वो कोड फोर्सेस पे हाईएस्ट रेटेड है, राइट? तो कॉन्टेस्ट देना तो अच्छे से, बहुत अच्छे से आते ही होगा, मेरे साथ ऐसा होता है कई बार, मैं खुद सोच रहा हूँ वो सेशन लेने की। मेरे साथ होता है, जितना आता है उतना मैं दिखा नहीं पाता सीपी के कॉन्टेस्ट में। सो आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल, तो बाय।